गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, ऊपर वाले की कृपा से सभी कोई अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। सबसे पहले हर रोज़ की तरह उन बच्चों के नाम जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना के भेजा है। आपके नाम इस प्रकार हैं: आलोक 10A, अमोली 10A, तृप्ति न्यू स्टूडेंट, सुमित 10D, शुभम सिन्हा 10B, सिप्रा 10A, लाडली 10A, मुस्कान 10A, नीतीश 10A, करमबीर 10B, मुस्कान 10B, रिमझिम 10B, कृति 10A, मनीषा 10C, शिवम 10D, सुहाना 10A, शिवानी 10A, ऋषभ 10B, मोहित 10A, शिवानी 10B, रिमझिम 10D, साक्षी 10A, अंजलि 10A, लक्ष्य 10D, गौरवराज 10D, खुशी सज्जाद। चलिए, अब जो है मैं याद दिला दूं कि कल मैंने क्या किया था। होमवर्क मैथ दिया था, 8 सवाल मैथ के थे और कुछ फिजिक्स दिए थे। फिजिक्स जो मैंने कल पढ़ाया था उसको अपने शब्दों में लिख करके आपसे मांगा था। आपने एक अच्छा प्रयास किया है ना? आपने एक अच्छा प्रयास किया है, अपने से जहां तक हो सका है आप सबों ने भेजा है। अच्छा लगा पढ़ के। कुछ गलतियां भी थी, याद रखेंगे। अभी वो फेयर नहीं करना है। फेयर के लिए नोट्स मैं खुद आपको दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा, है ना? जिनका व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो अपना व्हाट्सएप नंबर हमें प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपको फिजिक्स का नोट्स भेज दूंगा। लेकिन अभी नहीं, रुक जाइए, चैप्टर समाप्ति होने दीजिए। उस समाप्ति होते होते मैं भेज दूंगा। एक बात और, एक्सरसाइज 8.1 से 8.4 तक का फेयर आप बना करके रख लीजिए। वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। मैं इस वीक में ही आपको किसी दिन कहूँगा कि आप 8.1 से 8.4 तक का विथ एग्जाम्पल फोटो खींच करके भेजिए, फेयर की कॉपी। इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया। पहले भी 2 बार याद दिला चुका हूँ, आज फिर, कि 8.1 से 8.5.3 तक मैंने आपसे फेयर ले रखा है पहले ही, उसको चेक भी कर लिया है। अब जो है 8.1 से 8.4 की बारी है। 4 चैप्टर, सभी चैप्टर विथ एग्जाम्पल फेयर कर लें, समय बचा बचा के। मैं बहुत जल्द इस वीक तक आपसे फेयर मांगूंगा, है ना? और हमें उम्मीद है आप अधिक से अधिक संख्या में भेजेंगे। जो बच्चे होमवर्क आज नहीं भेजे हैं वो कल जरूर भेजें, है ना? चलिए, अब आगे का क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। कल का क्लास हुआ था, लास्ट में मैंने बताया था कि प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। सबसे अधिक निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निर्वात, और हवा लगभग बराबर ही मानते हैं। कोई हवा भी पूछ देता है तो हम 3 लाख ही बोल देते हैं, है ना? चलेगा। और उससे कम होता है पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2,25,000 किलोमीटर जाती है प्रकाश किरण। और उससे कम कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना? मतलब जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है प्रकाश की चाल घटती जाती है ना? आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, जितना तेजी से आप हवा में दौड़ पाते हैं, क्या उतने तेजी से आप तालाब में दौड़ जाते हैं, पानी में दौड़ पाते हैं? नहीं, आपका चाल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी हवा की अपेक्षा ज़्यादा सघन है। सेम उसी तरह से प्रकाश के साथ भी होता है। प्रकाश जितनी तेजी से हवा में दौड़ पाएगा उतनी तेजी से वो पानी में नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि पानी सघन माध्यम है, इसलिए उसका प्रकाश का चाल कम हो जाता है ना? एक बात और मैंने बताया था आपको, मछली वाला भी एक उदाहरण लिया था कि मछुआरा क्या करता है कि मछली पकड़ने के लिए जहां उसे मछली दिखाई देती है पानी में, उससे थोड़ा नीचे हाथ देता है, तब वो मछली पकड़ पाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो मछली अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई पड़ती है ना? जैसे कि सिक्का में हम समझाए थे आपको कि सिक्का अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देता है, उसी तरह मछली भी ऊपर दिखाई देती है। और यदि मछुआरे को या मुझे या आपको मछली पकड़ना हो तो जहां दिख रहा है वहां हम हाथ नहीं देंगे, उससे थोड़ा नीचे हाथ देंगे, क्योंकि मछली दिख रही है ऊपर, वास्तविक में वो थोड़ा नीचे है। तो ये सब बातें हो चुकी थी, आपको मैंने याद दिला दिया। चलिए, अब जो है हम लोग आज पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन।
कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन तो कल हो चुका है स्टार्ट, समझ रहे होंगे। अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वो मुड़ जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये सब बातें कल हो चुकी है। यदि कोई स्टूडेंट कल का क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे तो कल वाला पहले कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको समझते हैं। पहले मान लीजिए ये कांच की सिल्ली है, ये क्या है, कांच की सिल्ली है। अब कहेंगे आप सर कांच की सिल्ली क्या होता है? कांच की सिल्ली जैसे बर्फ की सिल्ली आपने देखी होगी, बर्फ का बहुत सारा, इतना शादी विवाह में हम लोग बड़ा बड़ा बर्फ का सिल्ली लाते हैं पानी को ठंडा करने के लिए, तो उसी तरह कांच की सिल्ली भी होती है, बाजार में बिकता भी है कांच की सिल्ली। कांच का इस तरह से घनाभ के आकार का होगा। किस तरह का होगा? घनाभ या घन के आकार का भी ले सकते हैं, है ना। तो ये कांच की सिल्ली है। तो अब हमको पढ़ना है कि कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। एक प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, एक प्रकाश किरण आ रही, इस आने वाली किरण को हम लोग, ये क्या है, कांच की सिल्ली है। मान लिए ये क्या है, कांच की सिल्ली। देखिए फिजिक्स में आप जितना भी फिगर बनाएंगे फेयर कॉपी में खास करके वो पेंसिल से बनाएंगे, अभी फेयर नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अभी आप पेन से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, यदि जिससे बनाना हो। तो देखिए कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपतित किरण है। तो देखिए ये इसके चारों ओर क्या है, अंदर में कांच है, अंदर में कांच है, चारों ओर हवा है। तो प्रकाश किरण हवा से कांच में जा रही है। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर थोड़ा सट जाती है। तो देखिए ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। हम अपवर्तन में अभिलंब ऊपर से लेके नीचे तक लेते हैं। देखिए तो प्रकाश किरण क्या होती है, विरल से सघन में जा रही है हवा से कांच में, तो सीधे नहीं जाएगी, इसका सीधा पथ तो ये वाला होगा, लेकिन सीधे नहीं जाएगी, थोड़ा वो अभिलंब की ओर सट जाएगी, है ना, थोड़ा अभिलंब की ओर सट गई। नियम के अनुसार, नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में मतलब हवा से कांच में जाती है तो वह थोड़ा अभिलंब, अभिलंब नीचे भी अभिलंब है तो थोड़ा अभिलंब की ओर सट गई, है ना, नियम के अनुसार। अब देखिए दोबारा अपवर्तन होगा। कांच की सिल्ली से जब कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो दो बार अपवर्तन होता है। पहली बार यहां पर माध्यम चेंज हो रहा है, इसका नाम दे दिए हम, मान लीजिए ए। यहां पर माध्यम चेंज हो रहा है, प्रकाश किरण हवा से कांच में जा रही है। दूसरी बार यहां पर फिर माध्यम चेंज हो रहा है, यहां पहले हम अभिलंब डाल देते हैं, इसका भी कुछ नाम चाहें तो आप दे दें अपने समझने के लिए, बी, है ना। अब देखिए तो फिर माध्यम में परिवर्तन हो रहा है। एक बार प्रकाश की किरण हवा से कांच में गई ए बिंदु पर, है ना, और बी बिंदु पर प्रकाश किरण अब कांच से पुनः हवा में जा रही है। तो इस बार क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगी। इसका देखिए ये सीधा बढ़ाना चाहें हम तो ये हो गया सीधा, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी, थोड़ा सा ये क्या होगी, अभिलंब से दूर भागेगी। देखिए तो आपने क्या देखा कि जब प्रकाश की किरण किसी कांच की सिल्ली से होकर गुजरती है तो उसका अपवर्तन दो बार होता है ना, एक बार प्रवेश करते समय, एक बार निकलते समय। एक बार बिंदु ए पर क्या हुआ, प्रकाश किरण हवा से कांच में जा रही है तो थोड़ा अभिलंब की ओर सट गई क्योंकि विरल से सघन में जा रही है। फिर दूसरे बार निकलते समय बिंदु बी पर, यहां पर क्या हो रहा है, प्रकाश किरण कांच से हवा में मतलब सघन से विरल में जा रही है, तो सघन से विरल में जा रही है तो इस बार अभिलंब से दूर भागेगी, है ना। तो दो बार अपवर्तन होता है, यही है इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपतित किरण। अब इसका नाम क्या है,
इसका नाम है निर्गत किरण। अब कहिएगा सर आप बोले थे कल अपवर्तित किरण। देखिए, जब एक बार अपवर्तन हो तो हम उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। ये बीच वाला किरण अपवर्तित किरण है, लेकिन ये जो किरण दो बार अपवर्तन के फलस्वरूप निकल रही है, मतलब एक बार से अधिक अपवर्तन हो रहा है। जब भी अपवर्तन एक बार से अधिक हो जाए तो उस किरण का नाम निर्गत किरण। यदि एक ही बार माध्यम परिवर्तन होता तो प्रकाश किरण एक ही बार मुड़ती, तो इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। लेकिन ये जो किरण का उत्पत्ति हुआ, दो बार युद्ध करना पड़ा है इसको, मतलब दो बार माध्यम चेंज करना पड़ा। एक बार प्रकाश किरण हवा से कांच में गई, मतलब विरल से सघन में, तो थोड़ा अभिलंब की ओर सटी ये वाली बीच वाली किरण, और निकलते समय फिर इस बार सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर भागी। तो चूंकि दो बार अपवर्तन हो रहा है इसलिए इस किरण का नाम हो गया निर्गत किरण। बाकी ये आप जानते हैं ये क्या है? ये भी अभिलंब है, ये अभिलंब है। पहली बार जो अपवर्तन हुआ उसका अभिलंब है ना, और दूसरी बार जो अपवर्तन हुआ बिंदु बी पर, ये इसका अभिलंब है। ये दोनों अभिलंब ही हैं। दो बार अपवर्तन होता है, आप लोग जान लीजिए। यदि आपको मान लीजिए एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन को दिखाने के लिए किरण आरेख खींचें। किरण आरेख खींचें मतलब ठेठ भाषा में कहेंगे फोटो बनाएं, चित्र बनाएं। तो बस यही चित्र आप बना देंगे, है ना। और ब्रैकेट में लिखा रहता है वर्णन की आवश्यकता नहीं है, तो वर्णन नहीं करेंगे। हाँ, यदि आपको वर्णन करने के लिए दे दिया जाए तो फिर आप बना के लिखेंगे कि कांच की सिल्ली से जब कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो उसका अपवर्तन दो बार होता है। पहली बार जब प्रकाश किरण हवा से कांच में अर्थात विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर सटती है, और दूसरी बार जब निकलती है तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। चूंकि माध्यम में परिवर्तन दो बार होता है इसीलिए प्रकाश की किरणें दो बार अपवर्तित होती हैं। तो ये सब बना सना के आप लिख सकते हैं, लेकिन चित्र बनाने ही अक्सर आता है, इसमें वर्णन नहीं आता है ना। चलिए, तो ये हो गया कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। अब इसी में आप एक चीज पढ़ लीजिए कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। पार्श्विक विस्थापन, है ना, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है ना। अब कहिएगा सर इसी में समझाइएगा। जी, मैं इसी में आपको समझा रहा हूं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट अर्थात पार्श्विक विस्थापन क्या है, ठीक है। चलिए, ये सब इसी चित्र में आप समझिए। देखिए, जब प्रकाश की किरण ये आपतित किरण है, और इस किरण का नाम अभी हम तुरंत बताए निर्गत किरण। क्या बोले? निर्गत किरण। तो आप गौर से देखिए तो आप देखेंगे आपतित किरण को जब हम सीध में बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को हटा देते हैं, ये टॉपिक हो चुका है। अब दूसरा टॉपिक हम इसी चित्र में समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा पार्श्विक विस्थापन क्या है। अब देखिए, चित्र यही बनेगा। अब देखिए, आपतित किरण को जब हम बढ़ाते हैं सीध में, गौर से देखिए, आप बढ़ा देते हैं, ये आपतित किरण है, ठीक। और निर्गत किरण को, ये निर्गत किरण है, इसको पीछे बढ़ा दीजिए आप गौर से देखिएगा कि दोनों एक दूसरे के समांतर लगता है। दोनों क्या लगता है? एक दूसरे के समांतर। कौन कौन समांतर लगता है? एक आपतित किरण और दूसरा निर्गत किरण। आप क्या बोलेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी कांच की सिल्ली से होकर गुजरता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाता है, मतलब रेल की पटरी की तरह। रेल की पटरी आप देखे हैं, दोनों समांतर होती है, कहीं मिलती नहीं है ना। तो
ये प्रकाश, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, दोनों को जब आपतित किरण को डॉट डॉट करके आगे बढ़ाइए और निर्गत किरण को डॉट डॉट करके पीछे, तो आप देखेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इन दोनों के जो बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस, जितना भी दूर है, कौन कौन, एक आपतित किरण और एक निर्गत किरण, इनके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। लास्ट में मैं बोल देता हूं एक लाइन में परिभाषा। जब कोई प्रकाश किरण किसी कांच की सिल्ली से होकर गुजरती है तो आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो जाती है एवं इन दोनों के बीच की दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, अर्थात लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन। बहुत बढ़िया। चलिए इसको चित्र उतार लीजिए आप लोग, सहूलियत होगा आप लोग को। फिर आज लिखना है बना बना करके अपने से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक क्या है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। देखिए मैंने आपको जो लिखने के लिए दिया था कल कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अपने शब्दों में फिजिक्स का आपने लिखा, बहुत अच्छा प्रयास है, वेल ट्राई, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। यदि ये आप कुछ दिन तक लिखते रहेंगे इस तरह से, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप में लिखने की क्षमता आ जाएगी कि आप किसी भी प्रश्न को अपने शब्दों में किस प्रकार लिख सकते हैं। ये खुद की कैपेसिटी आप में डेवलप हो जाएगी, खुद की एक विशेष प्रकार की क्षमता जो बहुत फायदेमंद होगी आपको, आपके पूरे लाइफ के लिए, पूरे जीवन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। इसलिए मैंने ये सिस्टम शुरू किया है कि आप सुने किसी प्रश्न को और सुनने के बाद आप उसको लिखें अपने शब्दों में, जहाँ तक आपने समझा। यदि कोई दिक्कत है तो दोबारा वीडियो सुन लें, लेकिन अपने शब्दों में लिखें, है ना। इससे आप में एक विशेष प्रकार की क्षमता का विकास होगा। और क्या विकास होगा, हो सकता है अभी मैं आपको समझाऊं तो आप नहीं समझ पाएँ, लेकिन कुछ दिन जब आप खुद करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप में किस प्रकार की क्षमता का विकास हुआ। एक लेखन क्षमता का विकास होगा कि आपको किसी टॉपिक पर लिखने की क्षमता आप में आ जाएगी, किसी के आसी दासी आप नहीं रहेंगे, खुद में आप में इतना विकास हो जाएगा कि आप खुद उस प्रश्न को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसलिए उसको रेगुलर रखें। देखें अपवर्तनांक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, निर्वात। निर्वात मतलब जहां हवा नहीं है उसे निर्वात कहते हैं। तो निर्वात को शून्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। शून्य में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अनुपात मतलब बटे। जैसे आप कहें कि मेरे दोस्त की आयु और आपकी आयु का अनुपात, मान लीजिए आपका दोस्त है 16 साल का, आपका आयु है 14 साल, दोनों का अनुपात निकालना है। तो दोस्त का नाम पहले लिए थे तो दोस्त का ऊपर रखेंगे, आपका नाम बाद में लिए तो आपका हर में होगा, नीचे आप कटा देंगे। 2 8 16, 2 7 14, अनुपात हो गया 8:7, है ना। उसी तरह से निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे देखिए पानी का अपवर्तनांक हमको निकालना है, सपोज दैट क्या निकालना है, पानी का अपवर्तनांक। तो क्या करेंगे, ऊपर तो हमेशा यही होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। आप परिभाषा को गौर से देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, माध्यम कौन है यहाँ पर, पानी है, पानी का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो हर अंश में हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, अंश में हमेशा यही रहेगा, हर में हो जाएगा पानी में प्रकाश की चाल, है ना। तो पानी का अपवर्तनांक हम लोग कैसे निकालेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। अब मान लीजिए आपको किरोसिन तेल का अपवर्तनांक निकालना है, किरोसिन का,
तो यहां लिखेंगे किरोसिन का अपवर्तनांक बराबर, ऊपर वाला तो वही रह जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, केवल नीचे वाला बदल जाएगा किरोसिन में प्रकाश की चाल। अब मान लीजिए हीरा का अपवर्तनांक निकालना है आपको, सपोज दैट, तो क्या हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला वही निर्वात में प्रकाश की चाल बटा हीरा में प्रकाश की चाल से भाग दे देंगे तो हीरा का अपवर्तनांक निकल जाएगा। अब पानी का अपवर्तनांक निकाल के आपको दिखाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, हैं, आज भी बोला है, और पानी में प्रकाश की चाल होती है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड कट गया, यहाँ कितना 3 जीरो है, 3 जीरो कट गया, ऊपर 300 नीचे 225, 25 से यदि हम इसको कटाते हैं 12 बार में, 25 नमा 225, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4/3, 4/3। अब जब इसको भाग देंगे 1.33, देखिए पानी का अपवर्तनांक हम लोग निकाल लिए 1.33। निर्वात में प्रकाश की चाल हमें मालूम थी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पानी में प्रकाश की चाल भी मालूम, ये दोनों मालूम होगा तो हम इसका अब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33, है ना। देखिए इस तरह से आप लोग किसी हीरा का अपवर्तनांक में निकालना चाहें तो आपको निर्वात में प्रकाश की चाल तो मालूम है ही, नीचे वाला केवल हीरा में प्रकाश की चाल मालूम होनी चाहिए, आप उसमें उससे भाग दे दीजिए, हीरा का अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अपवर्तनांक क्या है। एक चीज और छूट गया अपवर्तनांक में, अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है म्यू के द्वारा। म्यू, बिल्ली म्यू म्यू करती है ना, बस वही म्यू के द्वारा। अब म्यू लिखते कैसे हैं, जैसे आप यू लिखते हैं ना, तो यू का तो एक पुछड़ी इधर निकलता है, इसका क्या करें, एक पुछड़ी बाएं भी निकाल दें, उसी तरह जैसे दाहिने निकाले हैं उसी तरह बाएं भी निकाल दें, इसका नाम हो गया म्यू। अपवर्तनांक को म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक को प्रायः हम लोग किसी से सूचित करते हैं, म्यू के द्वारा, है ना। अब देखिए अभी हम लोग निकाले, क्या निकाले, पानी का अपवर्तनांक ज्ञात किए, उसी तरह हम किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, कांच का भी निकाल सकते हैं, किरोसिन तेल का भी निकाल सकते हैं, अल्कोहल का भी निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सारे चीज़ों का अपवर्तनांक आपके बुक में दिया गया है ना। इस बुक को आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें दिया है वायु का इतना, पानी का 1.33, किरोसिन का 1.44, अल्कोहल का 1.36, तारपीन तेल का 1.47, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, बेंजीन का इतना, क्वार्ट्ज का इतना, हीरा का सबसे ज़्यादा 2.42, सेंधा नमक का 1.54, नीलम पत्थर का 1.77, माणिक्य पत्थर का 1.71, कनाडा बाल्सम का 1.53, फ्लिंट कांच का इतना, इसका इतना, बर्फ का 1.33। आप लोग देखें यहाँ पर गौर से, एक सारणी में बहुत सारे चीज़ों का अपवर्तनांक दिया गया है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो 2.42। कुछ कुछ का याद रखें जो जरूरी है। हीरा का कितना होता है अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक इतना होता है, ये सब मेन सब चीजें। बर्फ का अपवर्तनांक कितना 1.31, है ना। किरोसिन तेल का अपवर्तनांक कितना 1.44, पानी का अपवर्तनांक कितना, है ना, पानी का 1.33 अभी हम लोग निकाले। जैसे पानी का निकाले, हम चाहें तो किसी का भी अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, है ना, लेकिन शर्त है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात होनी चाहिए। जैसे हम हीरा का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो ऊपर में तो रहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल, लेकिन उसको भाग देना होगा हीरा में प्रकाश की चाल से, तो हीरा में प्रकाश की चाल आपको मालूम होगी तभी तो आप हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात कर पाएंगे। उसी तरह बर्फ का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या हो जाएगा, बर्फ का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा बर्फ में प्रकाश की चाल। तो बर्फ में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये आपको मालूम होनी चाहिए, तब आप बर्फ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तनांक क्या है, कुछ साथ याद रखें। मेन चीज़ का अपवर्तनांक कितना होता है, किरोसिन तेल का कितना होता है, बर्फ का कितना, एल्कोहल का 1.36 है ना। एल्कोहल जो मुख्यतः शराब में इस्तेमाल किया जाता है, इथाइल अल्कोहल, उसका कितना होता है 1.36। बेंजीन एक लिक्विड है 1.50। सेंधा नमक जो घर में इस्तेमाल होता है उसका अपवर्तनांक 1.54। याद रखें, अपने बुक से देख लें सारणी, पेज नंबर 25, भारतीय भवन बुक, है ना। अब एक क्वेश्चन उठता है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या रहता है कि पानी का अपवर्त, उल्टा के क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, अभी जैसे कि हम आपसे पूछें कि आपकी आयु कितनी है, आप बोलते हैं सर मेरी आयु 14 वर्ष है, ये सीधा हुआ पूछना, है ना। अब मैं इस प्रश्न को उल्टा देता हूं, आपकी आयु 14 वर्ष है, इसका क्या मतलब है। अब लीजिए, आपकी आयु हम ही बता रहे हैं आपको, अब इसका मतलब समझाइए। तब आप भी, हम कम तेज नहीं हैं हमसे, आप कहेंगे अच्छा रुको सर हमको जरा रहे हैं। आप क्या बोलेंगे, सर मेरी आयु 14 वर्ष है, इसका अर्थ है कि मैंने 14 साल पहले जन्म लिया है, 14 साल पहले मैं इस दुनिया में पहली बार आया था, 14 साल पहले मेरा जन्म हुआ था इस पृथ्वी पर, पहली बार मैं 14 वर्ष पहले आया था इस संसार में, है ना। इसका यही मतलब हुआ ना। तो उसी तरह आप देखिए, हमने आपसे पूछा कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 कितना है, तो आप बोले 1.33 है। अब हम क्वेश्चन को पलटा देते हैं, हम ही आपको बता रहे हैं पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। लीजिए, ये क्वेश्चन इतनी बार आया है बोर्ड एग्जाम में कि हम आपको बता नहीं सकते। क्वेश्चन क्या रहेगा, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है, मतलब क्या मतलब है। अब बताइए, हम ही आपको बता दिए कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, आपसे पूछ नहीं रहे हैं। अब खाली हमको अर्थ समझा दीजिए मेरे भाई कि इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन रह सकता है, या हीरा हो सकता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। किरोसिन हो सकता है, किरोसिन तेल का अपवर्तनांक 1.44 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो एक आप समझ जाएंगे तो उसी पर आप कोई भी बैठा सकते हैं, है ना। देखिए, आंसर 2 लाइन का होगा कि जैसे पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का तात्पर्य है कि निर्वात में प्रकाश की चाल एवं पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33। आप आंसर क्या लिखेंगे, मैं बोल देता हूं। देखिए, पानी का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, पानी का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, सोचिए, अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं। ऊपर लिखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बटा पानी में, समझिएगा भाई मेरे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आया है बोर्ड एग्जाम में। पानी की जगह कभी हीरा दे देता है, कभी किरोसिन दे देता है, कभी बेंजीन दे देता है। अब उसका तात्पर्य समझाइए उसको, तो कैसे समझाएंगे। तो पानी का अपवर्तनांक, अब देखिए, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसके जगह दे दिया 1.33। तो इस कथन का क्या तात्पर्य है, इस कथन का तात्पर्य है कि निर्वात में प्रकाश की चाल एवं पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है ना। ये कैसे निकला, तो निर्वात में प्रकाश की चाल में जब हम पानी में प्रकाश की चाल से भाग दिए होंगे तब ना ये निकला 1.33, है ना। देखिए, जल्दी जल्दी हम लिख रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, है ना। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल।
अब देखिए इसको गौर से, इसका मतलब क्या हुआ, पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। इस कथन का तात्पर्य है कि निर्वात में प्रकाश की चाल एवं पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। एक लाइन तो ये हो गया। अब दूसरा लाइन, एक और लाइन लिखेंगे अर्थात करके, अर्थात अब इसको, इसके नीचे 1 है, कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल को 1 से गुना किए, है ना, और पानी में प्रकाश की चाल को 1.33 से गुना कीजिए, तो हो गया 1.33 गुना पानी में प्रकाश की चाल। अब इसको समझिए, अर्थात करके इसको लिखना है। पहला लाइन क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट लाइन आएगा इससे और सेकेंड लाइन आएगा इससे, दोनों एक ही चीज है। हम लोग भी बतंगड़ी कर रहे हैं, है ना, बतंगड़ी का मतलब वो क्वेश्चन उल्टा दिया तो हम भी उसी तरह गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। इस कथन का तात्पर्य है कि निर्वात में प्रकाश की चाल एवं पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। उसके बाद लिखेंगे अर्थात, अब एक लाइन और लिख देते हैं, अर्थात यहां से दूसरा लाइन लें, कोना कोनी गुना करने के बाद ये आया था, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल का कितना गुना है, 1.33 गुना है। तो 2 लाइन हो गया, है ना, आंसर हो गया 2 लाइन का, 2 नंबर का ही आता है वेरी शॉर्ट टाइप में, है ना। अब देखिए इसी पे दूसरा ले लीजिए आप, है ना, जैसे मान लीजिए यहां रहता हीरा, कई बार आया है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। क्वेश्चन में पानी की जगह क्या रहता, हीरा, हीरा का कितना होता है 2.42। इस कथन का क्या तात्पर्य है, तो क्या होता है, हीरा का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा हीरा में प्रकाश की चाल, और हीरा का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में बताइए, 2.42। इसका मतलब होता कि निर्वात में प्रकाश की चाल एवं हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। अर्थात फिर कोना कोनी इसको गुना करते, निर्वात में प्रकाश की चाल हीरा में प्रकाश की चाल का कितना गुना है, 2.42 गुना है। देखिए ना कैसे 2 लाइन निकाले हम लोग, पहला लाइन यहां से और दूसरा लाइन यहां से, कोना कोनी गुना करके ये आया था। मतलब क्वेश्चन था हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या तात्पर्य है, फाइनल अंतिम रूप से बता रहे हैं, अब नहीं बताएंगे। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का तात्पर्य है कि पहला लाइन यहां से, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। अर्थात दूसरा लाइन यहां से, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल हीरा में प्रकाश की चाल का कितना गुना है, 2.42 गुना है। 2 लाइन हो गया, किसी पर भी आप बैठा सकते हैं। आ गया कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 है। इस कथन का क्या तात्पर्य है, तो क्या लिखिएगा कि बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 है। इस कथन का तात्पर्य है कि निर्वात में प्रकाश की चाल एवं बर्फ में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.31 है। अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल, बायां साइड तो वही रहेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बर्फ में प्रकाश की चाल का 1.31 गुना है। मतलब हम किसी पर भी बैठा सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया था, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें अधिक समय दिया आपके लिए। एक छोटा ऐसा टॉपिक है, आपेक्षिक अपवर्तनांक, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें कोई विशेष आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये एक परिभाषा है। मतलब किसी 2 माध्यमों के अपवर्तनांकों का यदि अनुपात मतलब भाग देना है, बटा, जैसे मान लीजिए हम पानी के अपवर्तनांक में बर्फ के अपवर्तनांक से हम भाग दे दें, तो वह क्या हो गया, पानी का बर्फ की तुलना में आपेक्षिक अपवर्तनांक हो गया, है ना। मतलब क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को, मतलब जैसे मान लीजिए हमको बर्फ को किरोसिन तेल के अपेक्षा में अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो
तो बर्फ का अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा बर्फ का अपवर्तनांक बटा किरोसिन तेल का अपवर्तनांक। मतलब दोनों में एक दूसरे में जब हम अपवर्तनांकों में भाग दे देंगे तो वही क्या हो जाएगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक। इसको याद रखेंगे, डेफिनेशन है एक लाइन का कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ये होमवर्क के रूप में रहे आपके लिए। फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आपको खुद से इसके आंसर लिखने हैं, जो आपने जो भी चीज आज समझा है ना, मुझे भी पढ़ के एहसास होगा कि आपने क्या समझा नहीं समझा, है ना, मेरा मेहनत सफल हुआ या नहीं हुआ, या आपका मेहनत सफल हुआ या नहीं हुआ। सही गलत जो जितना आपको समझदारी है जैसा है आप लिखें। ये 5 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं लिखने के लिए। पहला प्रश्न है, कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन को दिखाने के लिए किरण आरेख खींचें। किरण आरेख खींचें मतलब केवल फोटो बनाएं और कुछ नहीं करना है, इसमें वर्णन नहीं करना है। दूसरा, पार्श्विक विस्थापन क्या है, इसमें परिभाषा लिखना है और चित्र भी बनाना है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा, अपवर्तनांक क्या है ना, इसमें चित्र की आवश्यकता नहीं है। चौथा, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। पांचवा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। और अंत में छठा, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। ये 6 प्रश्न अपने से जो आप समझे आज अपने से लिखना है और लिख करके हमको भेजना है। ये फिजिक्स का होमवर्क हुआ। मैं जैसा कि आप हमारा कमिटमेंट है, एक कहानी आपके लिए है। अंत में होमवर्क देने के बाद मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। चलिए तैयार रहिए उसके लिए भी। पहले आप क्या कीजिए, इस 6 प्रश्न को लिख लीजिए, इसका आंसर आपको लिख के भेजना है। थोड़ा बहुत आप बुक का हेल्प ले सकते हैं यदि कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो, नहीं तो खुद से लिखें और भेजें, है ना। पहले प्रयास करें खुद से लिखने का। चलिए, ये 5 सवाल हैं मैथमेटिक्स के, जो चैप्टर अभी मैंने समाप्त किया है, त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति के ये 5 सवाल हैं। पहला सवाल में 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान निकालना है। दूसरा नंबर में सिद्ध करना है 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री, ये सिद्ध करना है। 3 नंबर में यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो तो हमको सिद्ध करना है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये तो सूत्र है, इसी सूत्र को सिद्ध करना है। थीटा का मान 30 डिग्री रख के आप कर सकते हैं। ये LHS हो गया, ये RHS, ये मिडिल टर्म। इस तरह का एक सवाल बताए हैं एक्सरसाइज में, बुक में। 4 नंबर, यदि sin A प्लस बी बराबर sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो तो sin 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं कीजिएगा, A का मान अपने मन से 45 और B का मान 30 रख दीजिएगा। इधर भी सब जगह A का मान 45 और B का मान 30, अपने आप sin 75 डिग्री का मान निकल जाएगा इस सूत्र के सहारे से। 5 नंबर, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, साइन थीटा को इधर लेते आएंगे, √3 को उधर भेज देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, tan थीटा बाय साइन थीटा बराबर 3 बाय √3। tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा 1 बाय कॉस मतलब सेक थीटा। अब बराबर जब 3 में √3 से भाग देंगे तो √3 मतलब कॉस थीटा सेक थीटा बराबर हो गया √3। अब आगे आप देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। सेक थीटा का मान निकल जाएगा तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है ना। प्रयास करेंगे, बनाएंगे, सवाल को देख करके नहीं छोड़ेंगे, बनाएंगे जरूर, चाहे सही बने या गलत बने, बनाएं। कल का भी कुछ सवाल में कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर एक आध सवाल नहीं बना, कोई बात नहीं है, इसमें भी हो सकता है 1-2 सवाल नहीं बने, कोई बात नहीं है, लेकिन बनाएं जरूर, प्रयास जरूर करें। प्रयास ही हम ना करें ये गलत बात है, इसलिए प्रयास जरूर करना है। 5 फिजिक्स में मैंने दिया, 5 मैथ में दिया। चलिए अब मैं ये क्लास समाप्ति की घोषणा करने वाला हूं और उनके पहले एक मोटिवेशनल एक स्टोरी अब आपके लिए। देखिए, एक कहानी है 2 दोस्तों की, है ना। चलिए उस कहानी को हम बताते हैं, बोर्ड पर से आप लोग उतार लें।
दो दोस्त था, एक दोस्त था रमेश और दूसरा दोस्त था मोहन, है ना। देखिए, तो रमेश एक किसी लकड़ी काटने वाले कंपनी में काम करता था। सुनिएगा कहानी, कितनी अच्छी कहानी है, कितनी मोटिवेशनल स्टोरी है, आपके उत्साह को बढ़ाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये आपके लिए कितनी मददगार है ये स्टोरी। देखिए, रमेश और मोहन दो दोस्त था, दोनों एक ही कंपनी में काम करता था, दोनों लकड़ी काटने वाली कंपनी थी। वहाँ पर मतलब जितनी लकड़ियाँ आप काटिए कुल्हाड़ी से उतना ज़्यादा आपका पैसा बनता था, कोई मंथली सैलरी नहीं, मतलब जो वर्क होगा जिस अनुसार उस अनुसार आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो रमेश जो है ये पहले से काम करता था, ठीक है। मोहन बाद में काम करना शुरू किया उस कंपनी में, मतलब एज ए न्यू एम्प्लॉई वहाँ काम करना शुरू किया। कुछ ही दिन शुरू में तो रमेश ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता था क्योंकि मोहन नया था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद क्या हुआ, मोहन जो है उतने ही समय में, जितना देर रमेश काम करता था उतने ही समय में मोहन उससे ज़्यादा लकड़ियाँ काटने लगा, जबकि वह एक नया एम्प्लॉय था उस कंपनी में। तो ज़्यादा लकड़ियाँ काटने लगा तो मोहन की सैलरी रमेश से ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा वेतन प्राप्त करने लगा मंथ के एंड में। तो अब रमेश को मन ही मन थोड़ा जलन होने लगा कि आखिर ऐसा क्यों, वो हमसे नया है, उसके बावजूद वो हमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता है, उसकी सैलरी ज़्यादा बन जाती है। परेशान रहने लगा। क्या करने लगा रमेश, मोहन से ज़्यादा समय तक लकड़ी काटना शुरू कर दिया, उससे 2 घंटा 3 घंटा ज़्यादा काम करने लगा कि ज़्यादा काम करेंगे तो हम मोहन से ज़्यादा लकड़ियाँ काट सकेंगे, उससे ज़्यादा सैलरी मेरे मिलेगी क्योंकि हम पुराने एम्प्लॉई हैं। लेकिन उसके बावजूद रमेश ज़्यादा देर तक काम करने लगा, उसके बावजूद मोहन ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता था। अब रमेश और भी परेशान रहने लगा कि मैं उससे 2-3 घंटा ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं पुराना एम्प्लॉई हूँ, उसके बावजूद वो हमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता है, उसकी सैलरी ज़्यादा कैसे बन जाती है। मैनेजर से जाके रमेश मिला कि आप ही बताइए मैनेजर साहब कि ये एक नया एम्प्लॉई है, प्लस उससे हम ज़्यादा देर मेहनत करते हैं, हम पुराना हैं, हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, 2-3 घंटा ज़्यादा लकड़ियाँ काटते हैं, उसके बावजूद वो हमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता है, उसकी सैलरी हमसे ज़्यादा बन जाती है, ऐसा कैसे होता है। तो मैनेजर बोला ये तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आखिर ऐसा कैसे होता है, आखिर कैसे मोहन जो है तुमसे कम समय में तुमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता है जबकि तुम पुराने एम्प्लॉई हो। तो अब ये क्या करे बेचारा रमेश, सोचा। तो मैनेजर ने बोला कि एक काम करो, तुम मोहन से ही जाके पूछो कि आखिर ऐसा क्या है उसमें कि तुमसे कम समय में, न्यू एम्प्लॉई होने के बावजूद तुमसे कम समय में ज़्यादा काम कर लेता है वो और उसकी सैलरी ज़्यादा बन जाती है। तो बोला ठीक है चलो उसी से पूछते हैं। एक दिन हिम्मत करके रमेश गया मोहन के पास, बोला बताओ भाई, तुम हमसे बाद में कंपनी से जुड़े हो, तुम हमसे कम समय तक लकड़ियाँ काटते हो, हम तुमसे 2-3 घंटा ज़्यादा काम करते हैं, उसके बावजूद तुम हमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेते हो, तुम्हारी सैलरी ज़्यादा बनती है, आखिर ऐसा कैसे होता है। तो मोहन जो है पहले थोड़ा मुस्कुराया, उसके बाद उसने अपना राज बताया अपने मित्र को। जानते हो दोस्त, सुनिएगा यहाँ पर आपके जीवन में चेंजिंग ला सकता है ये कहानी। उसने बताया, जानते हो दोस्त, तुम्हारे लकड़ी काटने और मेरे लकड़ी काटने में क्या अंतर है। हम क्या करते हैं जब लकड़ी काटते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा देर रुक करके अपने कुल्हाड़ी के धार को तेज करते हैं और थोड़ा देर बीच बीच में हम विश्राम करते हैं और कुल्हाड़ी, उस विश्राम की अवधि में हम कुल्हाड़ी में धार करते हैं। उसके बाद फिर नए सिरे से, नए जोश से थोड़े थोड़े देर इंटरवल लेकर के हम काम करते हैं और जिसके कारण हम तुम्हारी अपेक्षा ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेते हैं। और तुम क्या करते हो, अपनी भोथी कुल्हाड़ी से ही लगे रहते हो। तुम ये नहीं सोचते हो कि वो कुल्हाड़ी काम करते करते उसकी धार मोटी हो गई है, उसका धार पहले कर लें। तुम भोथी कुल्हाड़ी से ही लगे रहते हो, इसलिए तुम हमारे से ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद तुम हमारे इतना लकड़ी नहीं काट सकते हो। अब बताइए, इस छोटी सी कहानी
क्या सीख देती है? ये छोटी सी कहानी हमको सीख देती है कि हम भी अपने जीवन को यदि सफल बनाना चाहते हैं, ज़्यादा हम अपने आप से वर्क लेना चाहते हैं, तो लगातार बिना आराम किए या बिना अपनी कुल्हाड़ी में धार किए यदि हम काम करते रहें तो हम उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जितना हमसे कम काम करने वाला बच्चा वो हमसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे देगा। मतलब यहाँ कुल्हाड़ी में धार करने से मतलब है कि देखिए, आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, जिस बुक से पढ़ रहे हैं, जिस फेयर से पढ़ रहे हैं, जिस नोट से पढ़ रहे हैं, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब उसका मैटर आप तो वही याद करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चे हैं, उसका नोट्स ज़्यादा बेटर है आपसे, वो आपसे कम समय में वो क्या करेगा, वो उसको याद कर लेगा और जाकर के वही चीज़ प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में लिख देगा, तो वो तो आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा। लेकिन आप तो मान लीजिए गलत सलत चीज़ लिखे हुए हैं अपनी कॉपी पर, तो आप गलत चीज़ ही याद कर लेंगे। आप क्या करते हैं? आराम नहीं करते हैं, अपने दिमाग को, मस्तिष्क को रेस्ट नहीं देते हैं। लगातार लगे रहने से कुछ नहीं होगा। शरीर को, अपने ब्रेन को रेस्ट देना भी जरूरी है। और आपका जो फेयर कॉपी है या जो कुछ भी है उसमें धार होनी चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, नहीं तो आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। आप मेहनत उससे ज़्यादा करेंगे लेकिन वो आपसे कम मेहनत करके भी वो आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा। इसलिए आपके फेयर में, आपकी कॉपी में जो आप पढ़ रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब तभी आप क्या कर सकते हैं, उससे कम समय में उससे ज़्यादा अंक ला सकते हैं, है ना। केवल दिन रात बिना आराम किए हम यदि काम करें तो इससे ऐसा नहीं कि हम IAS बन जाएंगे, नहीं। हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को भी आराम भी चाहिए और प्लस जहाँ हम पढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। नहीं तो आपसे कम काम करके कोई आपसे आगे बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस एक अच्छी सी छोटी सी कहानी के साथ आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आप इस होमवर्क को जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करें, है ना। चलिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा, अपने बड़ों छोटों, जो भी बड़े छोटे जो भी आपके साथ हैं, आपके घर में हैं, सबों का ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।